नाजरीन, हाल ही में गजा स्ट्रिप से हमास के इसराइल पर अचानक हुए हमले की खबर आप तक यकीनन पहुंच गई होगी। ज़ाहिरी तौर पर एक कमजोर ग्रुप की तरफ से यहूदियों पर यह कयामत खेज हमला एक ऐसी हैरत अंगेज बात थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं विलायती दुनिया यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाएं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इस हमले के बाद इसराइल ने अपनी रियासत पर हमला शुमार करते हुए गजा पर जवाबी फिजाई हमले करना शुरू कर दिए और अभी तक मिलने वाली मालूमात के मुताबिक दोनों जानिब से सैकड़ों अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और इनमें ज्यादातर तादाद आम आवाम की है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक गजा के मेन इलाकों में तकरीबन 2,50,000 से जायद लोग बेघर हो चुके हैं। गजा को बिजली, पानी और खुराक की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमास ने इतना बड़ा हमला करने का आखिर फैसला किया ही क्यों, जबकि इन्हें इसराइल जैसी बड़ी मिलिट्री फोर्स के सामने अपनी सलाहियत का अच्छी तरह अंदाजा भी था। तो क्या ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ नहीं था? इस हमले की शिद्दत को देखते हुए इसराइल के इंटेलिजेंस इदारे का ख्याल भी ज़हन में आता है कि आखिर वो कहाँ थी जबकि कई दिनों से इस हमले की तैयारी हो रही थी, और क्या ये इसराइली जदीद तरीन दिफाई निज़ाम आयरन डोम की नाकामी थी? तो आइए सब जानते हैं। इस हालिया हमले के बाद हमास ने इब्तदाई तौर पर इसे इसराइली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की वजह करार दिया है। हमास ने गजा की नाकाबंदी और वेस्ट बैंक में जारी इसराइली जुल्म सितम को भी इस ऑपरेशन के जवाब के तौर पर पेश किया। इसके अलावा मगरिबी किनारे में बढ़ती हुई इसराइली गैर कानूनी बस्तियों की तादाद भी इस हमले की जवाब के तौर पर पेश की जा रही है। 1967 के बाद वेस्ट बैंक यानी मगरिबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तादाद 2023 के आदादोशुमार के मुताबिक 279 तक पहुंच चुकी है और ये सब ही इल्लीगल सेटलमेंट्स हैं। इन्हें फलस्तीन और इसके हमायती ममालिक तो इल्लीगल करार देते ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस और कई मगरिबी ममालिक भी इनको वाज़े तौर पर इल्लीगल करार दे चुके हैं। ये तो वो वजूहात और जस्टिफिकेशंस हैं जो फलस्तीनियों की जानिब से इस हमले के लिए पेश की गई थी, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन की इस टाइमिंग को लेकर भी माहिरीन कुछ मजीद वजूहात बताते हैं जो यकीनन इसके पीछे की वजह है। तो इनके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि हालिया चंद बरसों में अरब ममालिक का रवैया इसराइल की तरफ जा रहा नहीं रहा। अब ये ममालिक अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं और इसकी वजह से जाहिर है कि फलस्तीन का इशू कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी आखिरी स्टेजेस पर है और ये भी ऐन मुमकिन था कि सऊदी अरब इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम भी कर लेता, और अगर ऐसा होता तो पहले ही से साइडलाइन हुए मसला फलस्तीन को जाहिर है एक जोरदार धचका लगता। वैसे सऊदी अरब वालों की इसराइल के साथ बढ़ती कुर्बत को हमास की हालिया कार्रवाई के बाद उनके रिस्पॉन्सेज से भी जानना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। जहां मगरिबी दुनिया, अमेरिका, बरतानिया वगैरह इसराइल पर इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं, इसके साथ साथ इसराइल के साथ खड़ा होने और इसकी मदद के ऐलानात तक किए हैं, वहीं अरबों की जानिब से रिस्पॉन्स कुछ मिला जुला ही आ रहा है। मदद तो दूर की बात, शायद अल्फाज में भी मजम्मत उस तरह नजर नहीं आ रही। मुस्लिम दुनिया में ईरान ही वाहिद मुल्क था जिसने खुलकर फलस्तीन और हमास की हिमायत की। हमास की तरफ से इस हमले के पीछे एक और वजह इस वक्त इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की खराब होती हुई सियासी साख का फायदा उठाना भी हो सकता है, क्योंकि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के इक़दामात की वजह से पहले ही शदीद तनकीद की जद में हैं और इसराइल में इनके खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं। लिहाजा इस दौरान ऐसी कार्रवाई करने के बाद हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इसराइल में घेरा मजीद तंग हो जाए और उन्हें अपनी हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि ये इसराइल की एक नाकामी तो है, लेकिन इस हमले का उल्टा असर भी हो सकता है। इसराइल के जवाबी हमले और हमास के मतवक्को पासपाई के बाद नेतन्याहू जैसा फलस्तीनियों के लिए नफरत अंगेज जज्बात का हामिल राइट विंग लीडर इसराइलियों का पसंदीदा लीडर भी बन सकता है और फलस्तीनियों के लिए जमीन मजीद तंग भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि हमास की पासपाई के बाद पूरा गजा का इलाका इसराइल के कंट्रोल में चला जाए। हमास के इतने बड़े हमले के बाद बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन इसराइल के इंटेलिजेंस पर सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि गजा कैसे इंतहाई छोटे से इलाके और ज़मीनी और बहरी दोनों रास्तों से मुकम्मल ब्लॉक किया जा चुका है। लिहाजा ये सवाल तो बजा है कि कैसे हमास इतना बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। ये कहना कि हमास का ये ऑपरेशन इसराइली इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी थी,
اس کے متعلق امریکن اور مغربی ماہرین کی رائے بھی یہی ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق مصر نے اس حملے کے 3 روز پہلے اسرائیلی فورسز کو ممکنہ حملے سے متعلق وارننگ بھی دی تھی، جسے شاید انہوں نے اگنور کر دیا۔ بلکہ اسرائیل کی آرمی کے ایک کرنل نے بھی اس حملے کے متعلق پہلے سے موجود اطلاعات ہونے کی تصدیق بھی کی تھی۔ ان کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس فورسز اور حکام سے دشمنی کی طاقت کا صحیح اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی۔ انہوں نے اس بات کے خدشے کا اظہار بھی کیا کہ پچھلے چند ماہ سے غزہ میں کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی تھی اور بظاہر امن کی سی صورتحال تھی، اس لیے ظاہری طور پر اگر کچھ متوقع تھا بھی تو اس قدر بڑے پیمانے پر حملے کی توقع نہیں تھی۔ لہٰذا یہ غلطی بہرحال انٹیلیجنس اداروں کی ہے۔ نیتن یاہو کے ناقدین کا ماننا ہے کہ ماضی میں ان کا فوکس ویسٹ بینک میں مزاحمت کو کچلنے اور نئی سیٹلمنٹس بنانے پر زیادہ تھا، لہٰذا غزہ پر انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ اسی لیے حملے کی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے۔ چاروں طرف سے اسرائیل اور مصر کی ناکہ بندی کے باوجود اگر حماس غزہ کی صرف 365 مربع کلومیٹر علاقے میں رہتے ہوئے اس آپریشن کی تیاری اور اس کو کامیابی سے سر انجام بھی دے سکتا ہے تو یہ اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اسرائیل کی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کی بھی بات کر لیتے ہیں، جس کا ماضی میں سکسیس ریٹ 90% سے بھی زیادہ رہا۔ آخر یہ ناکام کیسے ہو گیا؟ دوستوں، ماہرین کے مطابق اس حملے کو آئرن ڈوم کی مکمل ناکامی تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ان کے مطابق اس بار چونکہ غزہ سے داغے گئے میزائلز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس سسٹم کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو گئی، یعنی سسٹم اوور لوڈ ہو گیا، اور اتنی بڑی تعداد میں راکٹس کو انٹرسیپٹنگ کرنا اس سسٹم کی کیپیسٹی سے باہر ہو گیا۔ کیا حماس لمبی جنگ افورڈ کر سکے گی یا نہیں، اس پر حتمی رائے دینا تو مشکل ہے۔ اگر حملے کی شدت اور اس کے بعد کی کارروائیوں کو دیکھا جائے تو معلوم تو یہی پڑتا ہے کہ حماس کے پیش نظر کوئی لانگ ٹرم پلان ضرور ہے اور وہ لمبی جنگ لڑنے کے موڈ میں ہیں۔ ایسا ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس کے ملٹری لیڈرز کے مطابق اس آپریشن کا دائرہ کار صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اسے یروشلم اور مغربی کنارے تک بھی پھیلایا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف سے مسلم دنیا کے رسپانس اور اسرائیلی طاقتور ملٹری کو دیکھیں تو ایسا ہوتا اتنا آسان بھی نہیں نظر آتا، چونکہ غزہ خوراک، پانی، بجلی اور ایندھن کے لیے مکمل طور پر اسرائیل ہی کے رحم و کرم پر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک لمبی جنگ لڑنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کے بدلے کچھ فلسطینیوں کو آزاد کروانے میں حماس شاید ضرور کامیاب ہو جائے، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ پہلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ بنے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔